अच्छा, अब आते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर की तरफ। एक नई ड्रग है, आपको सिर्फ ड्रग का नाम याद करना है, वो है डैराजोनरेसिव। अब ये जो पैनक्रियाटिक कैंसर है, अभी के लिए माना जाता था कि ये अनड्रगेबल है। अनड्रगेबल का मतलब है कि दवाइयां तो बनाई गई हैं, पर पूरी श्योरिटी नहीं है कि ये इसको क्योर कर देगा या नहीं कर देगा। क्योर का मतलब है कि दोबारा से कैंसर रिवाइव ना करे, दोबारा नहीं होना चाहिए। पर अभी तक जो सोटोरेजिब वगैरह मेडिसिन जिसकी अवेलेबल थी, उससे दोबारा पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता था। और ये वही पैनक्रियाज है जहां पे अल्फा बीटा सेल्स आपको दिखेंगे, और बीटा सेल बनाएंगे इंसुलिन हार्मोन को, और जो अल्फा होता है वो ग्लूकागन हार्मोन बनाता है यहाँ पे। अब ये जो पैनक्रियाज का कैंसर होता है, कैंसर की स्टेटमेंट वही रहेगी कि अनकंट्रोलेबल तरीके से जो सेल है वो डिवाइड करेगा और फिर रुकेगा ही नहीं। तो हो सकता है ट्यूमर बन जाए, और हो सकता है बाद में मेटास्टेटिक स्टेज आए, यानी कि बाकी के ऑर्गन्स को भी ये इन्फेक्ट करना शुरू कर दे। मतलब जो कैंसर है वो स्प्रेड कर रहा है। अब ये पैनक्रियाटिक कैंसर की जो ड्रग है, स्पेशली पंजाब वाले स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लें, क्योंकि आपसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो ड्रग थी वो भी पूछी गई थी। वैसे वो करवाया था आर्टिकल, पर कहीं भूल गए थे। इजी था नाम उसका, माइसिन आपको पता है एंटीबायोटिक के साथ डील करता है। नेथ्रो वाज द कीवर्ड जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का था। एनीवेज, ये पैनक्रियाटिक कैंसर की ड्रग है, नाम है इसका डैराजोनरेसिब। आइडिया लगा लेना एटलीस्ट, पीडी से याद रख लो, चाहे से पैनक्रियाज और डैराजोनरेसिब। अब यहाँ पे हुआ क्या, 1988 में एक लैंडमार्क डिस्कवरी होती है। एक पैनक्रियाटिक कैंसर्स के ऊपर ये स्टडी करते हैं, और इसमें इनको पता लगा कि जो 95% केसेस होते हैं ना पैनक्रियाटिक कैंसर के, वो क्रास जीन की वजह से होते हैं। क्रास की फुल फॉर्म याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बहुत सारे जीन्स आते रहते हैं न्यूज में, सारे याद आपको वैसे भी नहीं रहेंगे, पर क्रास कीवर्ड है, या रास याद रख लो, उतना भी चल जाएगा। वैसे ये कार्स्टिन रैट सार्कोमा वायरल ऑन्कोजीन होता है, पर यहां से हमें सिर्फ एक ही चीज निकालनी थी, वो थी ऑन्कोजीन। जैसे कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये ऑन्कोजीन है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, उसका पोटेंशियल होल्ड करता है। अब एक डिस्कवरी ये करी गई कि लगभग जितने भी पैनक्रियाटिक कैंसर के 95% केसेस आते हैं वो इसी क्रास जीन की वजह से होते हैं। तो ये क्रास जीन करता क्या है, ये सेल की डिवीजन को कंट्रोल करता है, सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे उसके ऊपर चेक रखता है। कब सेल की डिवीजन को अलाउ करना है, तो जो ऑन का बटन है वो किसके पास है, क्रास के पास। कब इसको ऑफ करना है कि सेल डिवाइड ना करे, तो वो भी बटन किसके पास है, क्रास के पास। अब कई बार क्या होता है, ये जो क्रास जीन है ये वाला बटन खराब हो जाता है, जैसे स्विच भी कई बार देखे होंगे आपने, वो बंद नहीं हो पाता है, कई बार ऑन ही रहता है, तो चेंज करना पड़ता है। तो सेम क्रास के केस में क्या होता है, एक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये फॉरएवर ऑन हो जाता है, और जैसे ये ऑन होता है, ऑन की वजह से सेल क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा। और जब सेल डिवाइड करेगा तो वहां पे कंट्रोल नहीं उसको अब कर रहा कोई नहीं, क्रास ऑफ ही नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि परमानेंटली ऑन स्विच पे जा चुका है। तो ये ऑन स्विच पे जब गया तो कैंसर जो सेल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे, नंबर बढ़ेगा, कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर वहां पे फॉर्म हो सकता है। एंड दवाई जो थी पहले भी कर रहे थे पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए दवाइयां, पर उससे दिक्कत क्या थी, वो दोबारा से रिवाइव कर जाता था। मतलब ऑफ का बटन आपने दोबारा से लगवा तो दिया, पर वो दोबारा से खराब होने के चांसेस पूरे रहते थे कि वो फिर से वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा। अब कईयों को डाउट आएगा शायद कि ऑन ही क्यों हो रहा है, ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, तो म्यूटेशन ही ऐसी होती है कि सिर्फ ऑन ही होगा, ऑफ नहीं होगा। तो ये ऑन की ही म्यूटेशन है, मतलब वो परमानेंटली ऑन रह जाएगा। अब ये जो दवाई आप देख रहे हो डैराजोनरेसिव क्या करेगा, ये जो क्रास जीन है इसी के साइड में एक साइक्लोफिलिन नाम की प्रोटीन होती है, साइक्लोफिलिन ए, ये प्रोटीन होती है। अब ये बोल रहा है कि ये क्रास जीन तो बड़ा ढीठ है, ये तो मान ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसका जो फेवरेट वाला प्रोटीन है दैट इज साइक्लोफिलिन ए, इसके साथ में बाइंड कर लेता हूं। इसको ये रास्ता ही भुला देता है कि ये जो क्रास जीन था ये कर क्या रहा था। सबसे पहले रोकेगा इसको, और ये फिर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है वो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, तो बोला कि इसको नहीं हम डायरेक्टली अटैक करेंगे, जहां भी इसका नींव है वहां पे पहले अटैक करते हैं, तो पहले उस पर्सन को उड़ा देते हैं। अब वो पर्सन जब उड़ाया तो वो फिर दूसरे को खुद मना लेगा कि तूने भी यही करना है। तो सेम यहाँ पे किया गया, ये जो क्रास जीन रहेगा ये क्या करेगा, इसकी जो साइक्लोफिलिन ए वाली प्रोटीन थी डैराजोनरेसिब, जो कि मेडिसिन है, ड्रग प्रॉपर कैंसर की ड्रग है, वो क्या करेगी, साइक्लोफिलिन ए के साथ डील करेगी। तो इसका फंक्शन देख लो कैसे इसने फंक्शन परफॉर्म करा। नंबर 1, इसने रास को टारगेट करना था, तो उसके लिए पहले किसको अटैक करा, साइक्लोफिलिन ए को। ये जो साइक्लोफिलिन ए है ये फर्स्टली इसके साथ जो आपकी डैराजोनरेसिव ड्रग है वो पहले किसके साथ अटैच करेगी, साइक्लोफिलिन ए के साथ। मतलब फिर इनडायरेक्टली ये किसके साथ अटैच्ड है,
क्रास के साथ, जो कि ऑन्कोजीन था। अब इस जीन के साथ जब ये अटैच करी, वो देखो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, साइक्लोफिलिन ए प्लस क्रास। और हमें कंट्रोल किसको करना था? क्रास को ही तो करना था, जो कि एक ऑन्कोजीन था। और फाइनली ये क्रास को लॉक ही कर देगा कि तू नहीं जाएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ, यानी कि साइक्लोफिलिन ए बोल रही है क्रास को, जैसे मैं बोलूंगी वैसे करना है। तो साइक्लोफिलिन ए इसको रोक लेता है। और रुकवाया किसने? डैराजोन-रेसिव ने, जो कि ड्रग कैंसर ड्रग है यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए। और जैसे ये कैंसर का सिग्नल स्टॉप होगा, अब इंफॉर्मेशन आगे जाएगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? ऑफ। ऑफ का मतलब है कि अब सेल डिवाइड नहीं करेगा। और डैराजोन-रेसिव का मेन मोटो यही था कि ये दोबारा से डिवाइड ना करे, कि पैनक्रियाटिक कैंसर दोबारा से रिवाइव ना करे। और इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। फेज 1 और 2 के जो ट्रायल कंडक्ट करे गए, 3rd अभी चल रहा है, तो उसमें भी ठीक ठाक रिजल्ट्स आए। तो इसको एक बार ही पढ़ लो, फिर आपको क्लियर रहेगा। और मेडिसिन के ऊपर सवाल आते हैं, तो उसको थोड़ा प्रिपेयर करके ही जाना। सबसे पहले कैंसर क्या होता है? तो अनकंट्रोल तरीके से जब सेल डिवाइड करता है। नॉर्मली जो सेल है वो कंट्रोल तरीके में डिवाइड करता है, जब तक ग्रोथ चाहिए तब तक डिवाइड करेगा। दोबारा से उसको बड़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं सेल डिवीजन के दौरान, तो ये ऑन एंड ऑफ होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल चोट लगी तो वहां पे डिवाइड करवाना पड़ेगा, क्यों? जैसे स्किन निकल गई आपकी थोड़ी सी, वहां से ब्लड निकल रहा था, आपके प्लेटलेट कैसे आ जाते हैं वहां पे, तो वहां पे सेल डिवाइड भी करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही हीलिंग होगी उसके बाद रोकना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, जो सेल है वो कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रहा था, और जो डैमेज सेल थे वो रिपेयर कर रहे थे, और फिर उसके बाद खत्म हो जाते थे। जैसे सेल होता है वो डेड करता है, फिर नए सेल वहां पे रिवाइव करते हैं। अब कैंसर के केस में क्या होता है? डीएनए को थोड़ी सी गलती लग जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, जो ब्रेन ऑफ द सेल की तरह एक्ट करता है, उसको गलती लग जाती है। और जब गलती लगती है तो उसकी वजह से ट्यूमर्स बनने शुरू होते हैं, यानी कि सेल एब्रप्ट तरीके से डिवाइड करेगा। अब पैनक्रियाटिक कैंसर के केस में कौन सा जीन बोला? 95% केसेस के लिए क्रास जीन। बस इतना से याद रख लो। ये क्या करता है? स्विच की तरह एक्ट करता है फॉर द सेल डिवीजन। कब सेल डिवीजन करवानी है, कब वो रोकनी है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये सारा काम किसका रहता है? क्रास जीन का। अब क्रास प्रोटीन के पास ऑफ एंड ऑन ये दोनों फोकस है, मतलब एक को रोकना और उसको प्रमोट करवाना। अब म्यूटेशन के केस में क्या होता है? ये परमानेंटली ऑन स्टेट में चला जाता है, और जब ऑन स्टेट में चला गया तो अनकंट्रोल तरीके से वहां पे डिवीजन होगी, मतलब अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ होती चलेगी एक ही ऑर्गन के ऊपर, जो कि यहाँ पे पेनक्रियास था। और ये क्रास जीन ना सिर्फ पेनक्रियाटिक कैंसर के साथ जुड़ा है, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल, कोलोन और जो रेक्टम वाला पार्ट रहता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, जब आप पढ़ते हैं उसके पार्ट्स आ जाते हैं ये, तो उसके कैंसर के साथ भी कनेक्टेड है। इसके बाद जो पेनक्रियाटिक कैंसर है ये डेंजरस क्यों है? अब एक तो आपको पता है सारा खेल ही ग्लूकोज का है, बॉडी के अंदर खाने का ही है ना, चीनी बढ़नी नहीं चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, तो उसी को कैंसर हो गया तो सोचो कितनी सारी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। तो सबसे पहले पैनक्रियाज की एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है इसकी डायग्नोसिस। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये पैनक्रियाज का कैंसर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेट के आसपास दर्द आती है तो सबसे पहला रीजन क्या बताते हैं कि क्या हो सकता है? सबसे कॉमन गैस, कि गैस्ट्रिक हो रखी होगी, वही दवाई खा लो और छोड़ो। फिर वो शायद टेम्परेरी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी दे देता है। उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा जब ये रहता है तो आप हार्ट बर्न के पास पहुंचते हो कि शायद वो जो एसिड है वो रिफ्लक्स मार रहा है, ये हो सकता है। उसके लिए आप एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हो। पैनक्रियाज तक बंदा पहुंच ही नहीं पाता है, तो इस वजह से ये अनडायग्नोस्ड रह जाता है। नंबर 1 रीजन। सिम्टम इसके बड़े वेग हैं, जैसे कि मैंने बोला कि नंबर 1 कॉमन रीजन गैस, कि पेट के आसपास दर्द हो रही है तो शायद गैस बन रखी है। और गैस की एक ही कहावत है कि सब जगह पे घूमती है, कभी बाजू की तरफ आ जाती है, कभी पेट के राइट साइड, कभी लेफ्ट, कभी बैक साइड में जाती है। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं ना पैनक्रियाज के, ये भी वेग रह जाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शन सबसे लिमिटेड, ये बिल्कुल लास्ट ऑफ द लास्ट ऑप्शन कंसीडर करी जाती है। ऑर्गन बैठा ही ऐसी जगह पे हुआ है, यहां से स्टमक वाला पार्ट आएगा, ये आ गया, यहां से लीवर लगा हुआ है, यहाँ लीवर की पाइप आएगी, यहाँ पे पैनक्रियाज की आएगी, और ये स्टमक के साथ भी जुड़ा हुआ है। सर्जरी बहुत ज्यादा टफ है। अब वहीं पे यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर लगा होता है, वो सिर्फ लीवर के साथ अटैच था, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पित्त की थैली सुना होगा आपने, निकाल दी, फिर बाद में यही बोला जाता है कि फैट थोड़ा कम कंज्यूम करना, क्योंकि उसमें बाइल था। बाइल क्या कर रहा था? फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। चलो एनीवेज वो अलग है। तो सर्जिकल ऑप्शन भी लिमिटेड रहते हैं, और रेकरेंस रेट हाई है। दोबारा से अगर ठीक करवा भी लिया, फिर से रिवाइव करने के चांसेस पैनक्रियाटिक कैंसर के रहते हैं। एंड देन आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी बहुत कम है, कम पॉसिबिलिटीज हैं, और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। कैंसर शायद ठीक हो जाता है पर पूरी बॉडी इंपैक्ट कर जाती है, तभी तो आजकल थेरेपीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है कि क्रास जीन अभी तक बोला जाता था अनड्रगेबल, मतलब ये दोबारा रिवाइव तो करना ही है, दोबारा से ये ऑन स्टेट में जाएगा ही, तो अनड्रगेबल इसको बोल देते थे। रीजन क्या है कि इसका जो प्रोटीन का सरफेस है ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, और आपने एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस अगर पढ़ी हो, जो लॉक है उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, तो वो सीधा तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है, आपको की लग रही है उसको ओपन करने के लिए। पर ये जो क्रास जीन का स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल ही सीधा होता है,
और जब सीधा होते हैं तो ड्रग को बैठने के लिए जगह नहीं वहां पे मिलती, पर वो जगह किसके पास थी, साइक्लोफिलिन ए के पास। साइक्लोफिलिन ए को तभी टारगेट करा गया कि वो फिर इसको लॉक कर लेगी, फर्दर वो उसको ओवरलैप कर लेगी। तो इसके केस में स्मूथ था और इसकी वजह से ड्रग इसके ऊपर बाइंड ही नहीं कर पाती है, और जब बाइंड नहीं होती है उसकी वजह से क्या हुआ, ड्रग का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा क्रास जीन के ऊपर। अब जो नई ब्रेक थ्रू निकल के आई ड्रग कौन सी, डाराजोनरेसिव, इसमें ये कोड लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। रेवोल्यूशन मेडिसिन यूएस बेस्ड कंपनी आ गई, इन्होंने इसको बनाया, जून 2024 में रिपोर्टिंग कर दी थी, पर अब इसके ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं तो इस वजह से ये ज्यादा लाइमलाइट में आई। तो इन्होंने बताया ये काम कैसे करेगी। तो जो ड्रग है ये क्रास जीन को ही अटैक करेगी, उसकी हार्मफुल ऑन स्टेट को ही अटैक करेगी, पर आपने देखा कि क्रास जीन के ऊपर ड्रग डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस ही कैसा था, स्मूथ। तो इस वजह से दूसरा आता है साइक्लोफिलिन ए प्रोटीन। बोला कि साइड में एक और प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लोफिलिन ए। तो हम क्या करेंगे, क्रास को खुद नहीं पकड़ेंगे जाके, हम घेरा बनाएंगे। घेरा किसके थ्रू बनवाएंगे, साइक्लोफिलिन ए के थ्रू। फिर ये क्या करेगी, क्रास जीन को लॉक कर देगी, क्योंकि क्रास इसकी सुनता था और हमने ब्लैकमेल ही किसको कर लिया, साइक्लोफिलिन ए को, तो वो क्या करेगी, उसको फर्दर लॉक कर देगी। अब जब लॉक करा तो इन दोनों का ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये दोनों चिपके रहेंगे एक साथ, और जो ड्रग है वो साइक्लोफिलिन ए को पहले तोड़ेगी और फिर क्रास जीन खुद ही टूट जाएगा, और वो जो ऑन और परमानेंटली ऑन स्टेट में गया था वो रिवर्स कर जाएगा, मतलब ऑन एंड ऑफ, आपको नॉर्मली फंक्शन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो बेनिफिट निकल के आया डाराजोनरेसिव का, वो ये कि इसका स्मूथ सरफेस था और ये रेकरेंस के केसेस ज्यादा रहते थे पैनक्रियाटिक कैंसर के, वो नहीं होगा, मतलब दोबारा से जो चांसेस हैं वो रिड्यूस कर चुके हैं। तो ये इसी वजह से ये सक्सेसफुल मानी गई है ड्रग, दैट इज डाराजोनरेसिव। और दोबारा से जो क्रास जीन है वो लॉक हो चुका है। अब ये ग्रो एंड डिवाइड के सिग्नल नहीं दे पाएगा, तो बॉडी तो वैसे फंक्शन करेगी जैसे आप मेडिकेशन वहां पे चला दोगे। इसके बाद बाकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगी, पहले भी ड्रग्स थी, सोटोरेजिब थी, देन एडिग्रेजिब थी, पर इसकी वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर फिर से रिवाइव कर जाता था, तो ये इसकी दिक्कतें थी। बाकी सिग्निफिकेंस आपको पता लग गया, एक ही ड्रग, अब जब एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर के लिए, लंग में वो कॉज कर रहा है, कोलोरेक्टल में कॉज कर रहा है, तो एक ही ड्रग उन मल्टीपल कैंसर्स के लिए यूज करी जा सकती है। तो वाइडर स्कोप है इस मेडिसिन का। बाकी फेज 1 फेज 2 मल्टीपल कैंसर्स के लिए यूज करेंगे, सक्सेसफुल ट्रायल्स रहे। थर्ड फेज अभी अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च एनुअल मीट में कंडक्ट करे जा रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर, तो ये इफेक्टिवनेस देखी गई है। ट्यूमर साइज रिड्यूस हुआ है 51% पेशेंट्स के केस में, एंड 97% केसेस में कंट्रोल करा गया कैंसर को, तो जो कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया। बाकी इंपॉर्टेंस आई थिंक अब आपको क्लियर है, इफेक्टिव है। बाकी साइड इफेक्ट जैसे कि हर मेडिकेशन के होते हैं, इसमें भी स्किन रैशेस हो सकते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, नोजिया, फेल टू वॉमिट और फटीग, बॉडी टायर्ड रहेगी, माउथ में सोर्स वगैरह जो जिनको आप छाले भी बोलते हो वैसे बन सकते हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो डाराजोनरेसिव के आ सकते हैं। बाकी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं देखे गए इसमें। चलिए जी, गेम चेंजर माना गया है। बाकी यूएस के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने नेशनल प्रायोरिटी वाउचर का स्टेटस इस मेडिकेशन को दिया है। इसका मतलब होता है 1 साल के लिए रिव्यू पीरियड का आपने वेट नहीं करना, 1 से 2 महीने, मतलब फटाफट से इसके ऊपर काम करिए। तो एफडीए का भी अप्रूवल है। अब बाकी अगर बोले कि पूरा क्योर है, तो पूरा क्योर वो एग्जिस्ट नहीं करता, चांसेस फिर भी रहेंगे कि एक आधा केस आपको देखने को मिले कि रिवाइव करा, क्योंकि वहां 97% पेशेंट मेंशन करे थे, 3% अभी भी डिस्क्रिपेंसी के चांसेस हैं। अब ये आर्टिकल बड़ा है और टाइम हो चुका है, फटाफट से। एफडीए ने इसको नेशनल प्रायोरिटी वाउचर का स्टेटस दिया है। प्रायोरिटी वाउचर, प्रायोरिटी वाउचर का मतलब होता है 1 साल के लिए रिव्यू पीरियड का आप वेट नहीं करोगे, 1 से 2 महीने का रिव्यू पीरियड रहेगा कि फटाफट से अपडेट लो कि कहां पे काम पहुंचा हुआ है।